हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज हम कम्युनिकेशन के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। जैसे कल हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 एमसीक्यूज़ करें, आज 20 एमसीक्यूज़ हम कम्युनिकेशन के लिए करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज के इस बार 2020 के JRF और नेट के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ। क्या ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंड करता है? क्या आइडिया करता है, कंसेप्ट करता है, मीनिंग या वर्ड? चार ऑप्शन है। आइडियाज, ठीक है, आइडिया सभी करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट्स कुछ कुछ, ठीक है। वर्ड्स भी कह सकते हो, लेकिन इन सब का अगर टोटल मिला के कहा जाए तो जो मीनिंग है वो इन तीनों का मिक्सचर है ना। अगर आप कोई भी चीज बता रहे हो और उस चीज का प्रॉपर मीनिंग, अगर सेंडर उस चीज का प्रॉपर मीनिंग रिसीवर तक नहीं पहुंचा सकता तो उस चीज का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो उस चीज पे मीनिंग उसके पास पहुंचाते हैं, उस पर ट्रांसफर करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं उस कंसेप्ट का मीनिंग या उस आइडिया का मीनिंग हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मीनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इट इज एज्यूम्ड दैट कम्युनिकेशन हैज नो बिगिनिंग और एंड, देन इट इज टर्म्ड एज। ठीक है, अगर एज्यूम करें कि कम्युनिकेशन का कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई भी शुरुआती नहीं है और कोई भी एंड नहीं है, कोई अंत नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, देखो आपको एक चीज बताऊं जो हमेशा हमारे ग्रामर में काम आएगा या कहीं पे भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़े वहां काम आएगा। किसी भी वर्ड के पीछे अगर ING लग जाए तो इसका मतलब होता है वो प्रोसेस, ठीक है। तो अगर वो क्या कहता है, अगर नो एंड है और नो बिगिनिंग है तो क्या वो मेडिटेशन होगा? बिल्कुल भी नहीं। मेडिटेशन तो एक साधना है, योगा है ना। इंटरेक्शन होती है जब दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसे कहते हैं हम इंटरेक्शन, ठीक है। ट्रांजेक्शन नहीं होगा, इसका होगा प्रोसेस। जैसे मैंने बताया, किसी भी वर्ड के पीछे अगर ING लग जाए तो उसका मतलब होता है एक प्रोसेस होना। तो कहता है अगर कोई एंड नहीं है, कोई शुरुआती नहीं है, तो वो तो ये होगा ना एक। इसका मतलब क्या हुआ? यहीं से शुरू हो रहा है और यहीं पे आके खत्म हो रहा है, तो ये क्या हुआ? प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल दैट इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस? क्या कहते हैं, कौन सी टर्म ऐसी है जो डिस्क्राइब करती है कम्युनिकेशन को बिटवीन टू पीपल, दो पीपल में कम्युनिकेशन को जो डिस्क्राइब करती है इन्वॉल्विंग सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेजेस? उस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, अब आपको एक चीज बताऊं, एक होती है ट्राइडिक प्रोसेस, एक होती है डायडिक प्रोसेस। डायडिक, इसमें अब इसने पूछा है बिटवीन टू पीपल, देखिए टू पीपल पूछा है, इसका आंसर है डायडिक। अब डायडिक के साथ आया तो मैं आपको एक थोड़ी सी डिटेल और दे दूं। डायडिक और ट्राइडिक दो तरह की चीजें होती हैं। डायडिक जहां पे दो पर्सन बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहां पे हम उस चीज को कहते हैं डायडिक प्रोसेस। जब तीन पर्सन उस चीज को बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्राइडिक प्रोसेस, ठीक है। और जब बहुत बड़ा ग्रुप बात करता है तो उसे हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? जब दो पर्सन की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या है? डायडिक प्रोसेस। चलिए फोर्थ क्वेश्चन। द प्राइमरी चैनल यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स टू कम्युनिकेट विद अदर्स आर। अब देखिए, अब प्राइमरी चैनल क्या है? आप घर में बैठे हैं, एग्जाम्पल लीजिए, आप घर में बैठे हैं, फिलहाल लॉकडाउन चल रहे हैं, है ना। तो आप घर में बैठे हैं और घर में बैठे क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ व्हाट्सएप खेलते हैं? मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया या उनको फेसबुक पे मैसेज भेज दिया है या उनको कोई टेक्स्ट मैसेज कर दिया, ऐसा तो कुछ नहीं करते हैं। या रेडियो या टेलीविजन लगा के कर देते हो या मेल भेज देते हो, ऐसा तो कुछ नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनको देखते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो जो हम बोलते हैं और देख के बातें करते हैं, उस चीज को जो एक इंडिविजुअल है वो उसका प्राइमरी चैनल होता है। किसी भी पर्सन का कोई प्राइमरी चैनल अगर कम्युनिकेशन का है तो वो क्या होता है? साइट एंड साउंड। देखिए, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं।
कोई पर्सन है वो सुन नहीं सकता, सॉरी बोल नहीं सकता, ठीक है, तो क्या करेगा वो देख के बातें करेगा, इशारों में बातें करेगा। इशारों में कैसे? जिस तरह फिंगर्स का यूज करके, बॉडी लैंग्वेज का यूज करके, ऐसे ही होगा ना। लेकिन अगर कोई पर्सन देख नहीं सकता तो वो बोल के अपना मैसेज बताएगा, है ना, तो वो बोल के मैसेज बताएगा। तो उसका प्राइमरी जो फंक्शन उसकी बॉडी का काम कर रहा है, या जो प्राइमरी चैनल वो अडॉप्ट कर रहा है कम्युनिकेशन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, वो करेगा या तो वो देख के और सुन के, ठीक है, साइट एंड साउंड। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है? डी, साइट एंड साउंड। चलिए नेक्स्ट पे चले। ओके, फिफ्थ, सॉरी, विच ऑफ द 3 कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस? कौन से 3 ऐसे कंपोनेंट हैं जिन जो इस इन ऑप्शंस में से एक प्रोसेस के पार्ट हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम पूरे एक बार प्रोसेस देखें तो उसमें क्या क्या चीजें आती है? देखो, क्या मैसेज आता है? बिल्कुल आता है। रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं आती जी, नहीं आती। फीडबैक आती है, लास्ट प्रोसेस, लास्ट फंक्शन यही होता है। नॉइस आता है, हाँ जी, हर पॉइंट पे नॉइस होता है। फीडबैक बिल्कुल आता है। जार्गन नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। मैसेज आता है, नॉइस आता है, बिल्कुल आता है। फीडबैक आता है, मतलब ये तीनों आते हैं। चलिए चौथा भी देख लेते हैं एक बार। फीडबैक आता है, मैसेज आता है, क्रिटिक्विंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा जब अगर प्रोसेस हम लोग याद करें कम्युनिकेशन का, तो उसमें ये चीज़ें आती हैं, है ना। मैसेज को सेंडर देखता है, उसके बाद फिर उसको एनकोड करता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो चैनल के थ्रू उसको करके रिसीवर तक पहुंचाता है और रिसीवर उसको फीडबैक पहुंचाता है ना। तो ये 3 प्रोसेस, ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं, मैसेज, नॉइस एंड फीडबैक, यही पॉइंट्स हैं जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आते हैं। चलिए 6th क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल इज, क्या कहते हैं, आपके पास जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना। इनएक्टिव नहीं, अगर आप इनएक्टिव हैं, आप एक्टिव ही नहीं हैं, तो आप कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते। पैसिव बिल्कुल भी नहीं, पैसिव लिसनिंग नहीं। ऑब्जेक्टिव लिसनिंग बिल्कुल भी नहीं, आप ऑब्जेक्टिव तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग बिल्कुल सही। एक्टिव लिसनिंग क्यों? जैसे हम कहते हैं ना, कोई एक्टिव लिसनर है, अगर वो बहुत अच्छा लिसनर है तो वो बहुत अच्छा गुड स्पीकर भी होगा, है ना, ये जी बोलते हैं ना अपा। तो एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। तो एक्टिव लिसनर जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है किसी भी कम्युनिकेशन की। आप अगर किसी को सुन नहीं सकते, जैसे 2 फ्रेंड बैठे हैं, एग्जांपल लेते हैं, 2 फ्रेंड बैठे हैं और वो दोनों बातचीत कर रहे हैं। अब एक का नेचर ऐसा है, वो ना बताई जा रहा है, अपनी बताई जा रहा है, अपनी गाई जा रहा है। उसे क्या है, जो उसके सामने वाला उसका फ्रेंड है वो ठीक है, उसको टॉलरेट करेगा 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, उसके बाद क्या देगा, भाई राम राम, चलते हैं, है ना। तो लेकिन वो शायद दुखी हो अंदर से, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें उसकी भी सुननी पड़ेगी ना। उसकी सुनेंगे तभी तो वो हल्का होगा। हम कहते हैं ना भाई, हम किसी बातें शेयर करें तो दिल हल्का हो जाता है। तो जो वो बातें शेयर करते हैं वो इसी तरह शेयर करता है। अगर सामने वाला सुनने के लिए ही रेडी है तो ही सुना सकते हैं, अगर सुनने के लिए रेडी ही नहीं है तो उसके सामने कुछ भी कर दो, वो सुन ही नहीं सकता। तो एक एक्टिव लिसनर होना बहुत जरूरी है। अगर आप टीचिंग करते हैं, अब जिस तरह अभी नेट जरा जिसका भी क्लियर होगा वो सभी टीचिंग करने जाएंगे, या जो भी टीचिंग कर रहे होंगे, तो उनको एक गाइडलाइन दी जाती है। उनके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ये होती है कि वो अपने स्टूडेंट को अच्छे से सुने, पहले उसकी बात को सुने, उसकी प्रॉब्लम को सुने, है ना। जैसे हमने कल टीचिंग में डिस्कस किया कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास में आंसर नहीं दे पा रहा तो क्या करना चाहिए? क्या उसको मारना पीटना चाहिए? है ना, नहीं करना चाहिए ना। उससे पूछना चाहिए क्या प्रॉब्लम क्या है ना, क्या घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या मेंटली आप डिस्टर्ब चल रहे हो, क्या समझ में नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें उस स्टूडेंट से पूछनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। तो एक एक्टिव लिसनर होना बहुत बहुत ज़रूरी है किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या है? एक्टिव लिसनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल इज, एग्जाम्पल कौन सा कम्युनिकेशन चैनल का? फेस टू फेस कन्वर्सेशन। कैसे? नॉइस तो ठीक है, हर पॉइंट पर नॉइस होती है। कोई कम्युनिकेशन हो रही है तो उसके बीच में कोई टेक्निकल बैरियर आ गया, कुछ और बैरियर आ गया, तो ये नॉइस होते हैं। कंटेक्स्ट नहीं। फीडबैक तो
रिसीवर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन जो एग्जांपल कम्युनिकेशन का एग्जैक्ट, इसने कम्युनिकेशन का एग्जांपल पूछा और कुछ मतलब बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करी, इसने जस्ट एग्जांपल पूछा कि कम्युनिकेशन क्या है। तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन अगर हम करते हैं आमने सामने बैठ के किसी फ्रेंड के साथ, घर वालों के साथ, या कैसे भी किसी के साथ भी, फ़ोन पे या कैसे भी, तो सॉरी फ़ोन पे तो इधर का ऑप्शन ही नहीं है, तो वो क्या होगा, फेस टू फेस जो कन्वर्सेशन होगा वो एक कम्युनिकेशन का इसमें इन चारों में से एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन। अच्छा 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जून 2002 में है। ये मैंने क्वेश्चंस कुछ निकाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं है। फिर मैं कहूँगा ये नोट पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है आप सबके लिए, ठीक है। चलिए पॉइंट्स देखते हैं, इनके ऑप्शन देखते हैं। वन हु प्रेजेंट मटेरियल इन प्रिसाइज एंड क्लियर वे, हाँ बिल्कुल, क्लियर वे में और प्रिसाइज वे में मटेरियल को प्रेजेंट करना होता है, बिल्कुल सही। वन हु इज एबल टू अडोप्ट हिमसेल्फ, वन हु इज एबल टू अडोप्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेटी, बिल्कुल सही। वन हु नोज ए लॉट बट इज समवट रिजर्व इन और हिज हर एटीट्यूड, भाई साहब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे हम कई बार देखते हैं स्कूल में, हम किसी को देख के किसी टीचर को, या होते थे हमारे टाइम में कि उस टीचर को ना बहुत कुछ पता होता है, बहुत नॉलेज होती थी, मगर वो टीचर ना हमको बताता ही नहीं था। वो ना ये कह देता भी मेरे पास ट्यूशन लग जाना, है ना, या वो ना बड़ा दुखी करता है, उसके पास क्वेश्चंस ले लेके जाओ तो वो कहता अभी नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ये वो, तो वो हमको टालता था बार बार। तो वो एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपने एटीट्यूड में रहता है। कभी भी टीचर को अपने एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए। जब भी स्टूडेंट आपकी प्रॉब्लम लेके आए तो उसकी सुननी चाहिए और उसका सेटिस्फाई आंसर देना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन नहीं है, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं है। चलिए 4th पॉइंट और देख लेते हैं एक बार। वन हु समटाइम्स बिकम इनफॉर्मल बिफोर द रिसीवर एंड डेवलप रैपिड, बिल्कुल सही, इनफॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। क्लास में आप घुसते हैं तो उस बार थोड़ी देर के लिए इनफॉर्मल रहते हैं, फॉर्मल भी रहते हैं, इनफॉर्मल, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से इनफॉर्मल होकर चलेंगे स्टूडेंट के साथ पढ़ाते हुए तो भी प्रॉब्लम है, और अगर आप पूरी तरह से फॉर्मल होकर चलेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो इन दोनों का क्या है, मर्ज होना चाहिए, मतलब मिक्स होना चाहिए, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। भाई मजाक मस्ती करते हुए भी पढ़ना चाहिए, ये पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या है, सी इसका आंसर है, क्योंकि इसमें नोट पूछे हम लोगों से, तो इसका आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, एक क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। जब हम बॉडी मूवमेंट के साथ कुछ बातें करते हैं, है ना, अब आप जब किसी से बातें करते हो, किसी को कुछ समझाते हो, तो अपने हाथ के मूवमेंट्स का, है ना, इस्तेमाल करते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो। जैसे टीचिंग में कहते हैं कि हम लोग जब टीचर खड़ा होकर पढ़ाता है तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है ना। एक टीचर है बैठ के पढ़ा रहा है, एक टीचर खड़ा होकर पढ़ा रहा है, तो इन दोनों में इफेक्ट पड़ेगा ना, किसका, जो खड़ा होकर पढ़ा रहा है, क्योंकि उसकी आई कांटेक्ट उसका अच्छा बना रहेगा, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पार्ट है, एम्बलम्स नहीं, नॉन वर्बल नहीं, क्यों, क्योंकि नॉन वर्बल में तो हम लोग जिस नॉन वर्बली बातें करते हैं उसको, उसमें बॉडी लैंग्वेज का तो कोई खास इस्तेमाल करते नहीं। डिस्प्लेस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। काइनेसिस एक ऐसा वर्ड है या एक ऐसा पॉइंट है जो बॉडी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। जब हम बातों को हमारे बॉडी लैंग्वेज के साथ हेल्प करके बताते हैं, ठीक है, अपने आईब्रोज उठा के बात करी, फेस एक्सप्रेशन के साथ बात करी, हाथों के मूवमेंट के साथ बात करी, चलते हुए बात करी, तो ये सब किस में आते हैं, काइनेसिस में आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डी 4th, काइनेसिस। चलिए, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज रिक्वायर नहीं है, ठीक है। चेंज इन स्पीच पैटर्न बिल्कुल है, अगर आप स्पीच पैटर्न में चेंजेस करेंगे तो वो रिक्वायरमेंट होगी, मतलब उसकी वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा, ठीक है। एप्रोप्रिएट जेस्चर बिल्कुल, जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि बॉडी लैंग्वेज का बहुत इफेक्ट पड़ता है, वैसे ही एप्रोप्रिएट जो जेस्चर है होना चाहिए, ठीक है। मास्टरी ऑफ कंटेंट बिल्कुल, सबसे नेसेसरी चीज ये है कि अगर कंटेंट जो है वो ही टीचर को अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो वो समझाएगा क्या स्टूडेंट को, है ना।
अगर टीचर को कंटेंट बिल्कुल क्लियर है तो वो टीचर को बहुत अच्छा स्टूडेंट को बहुत अच्छा तरीके से समझा पाएगा, ठीक है। और क्या हैंडसम पर्सनैलिटी होना चाहिए? नहीं सर, अगर हैंडसम पर्सनैलिटी का मतलब कहें तो नहीं, हैंडसम पर्सनैलिटी नहीं। क्यों? क्या टीचर की शक्ल देख के या उसकी पर्सनैलिटी देख के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, या उसके पढ़ाने की स्किल को देख के उससे स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब पढ़ते हैं या उस इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है? बताओ। शक्ल देख के तो नहीं होता ना, उसकी पर्सनैलिटी देख के तो नहीं होता ना। हाँ, पर्सनैलिटी कुछ फैक्टर होता है कि वो फॉर्मल ड्रेसअप में होना चाहिए, एक अच्छे तरीके से आना चाहिए, लेकिन ऐसा हम कई रंग भेद करके या कुछ और अगर हम फैक्टर देखें तो उसके बिहाफ पे तो नहीं कर सकते ना, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हैंडसम पर्सनैलिटी जो है वो है रॉन्ग। इसका आंसर इसमें पूछा डज नॉट रिक्वायर, तो आंसर क्या है? डी, हैंडसम पर्सनैलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं। कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस, बिल्कुल फाइन सेंसेस होने चाहिए उसके पास, फाइन सेंसेस होने चाहिए। कम्युनिकेटर शुड हैव टॉलरेंस पावर, हो सकता है, ठीक है। सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, बट कॉन्टिन्यूसली अगर आप सॉफ्ट स्पोकन हो रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। कम्युनिकेटर शुड हैव गुड पर्सनैलिटी, फिर वही बात, गुड पर्सनैलिटी कोई मतलब जरूरी नहीं कि गुड ही पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि भाई उसके बाल बहुत अच्छे होने चाहिए, जेल जो लगा के आए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, मतलब। या फिर पर्सनैलिटी में हम देखें तो मॉडर्न के हिसाब से वो अपनी बढ़िया जीन्स पहन के, शर्ट वगैरह बिल्कुल डियो वगैरह लगा के, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। या वो बहुत गोरा होना चाहिए, ऐसा नहीं। कैसा भी हो, लेकिन टीचर के पास एक कंटेंट मजबूत हो, उसके पास पढ़ाने की स्किल बहुत अच्छी हो, तो वो एक अच्छा कम्युनिकेटर होएगा, ठीक है। तो जो ये फाइन सेंसेस वाली पॉइंट कह रहे हैं ना, फाइन सेंसेस, अब इसमें सेंसेस देखिए, मैं सेंसेस आपको बता दूं एक बार। हम कहते हैं ना 6 सेंस, है ना, तो उसमें 6 सेंस में 5 सेंस हम एक तरफ लेते हैं और 6 सेंस हम एक तरफ लेते हैं। 5 में इस तरफ से आ जाएगी हमारे पास टच करना, देखना, सुनना, महसूस करना, मतलब टेस्ट करना उस चीज को, है ना, ये वाली चीजें हमारे पास आती है। और जो 6 सेंस आती है, 6 सेंस को हम कहते हैं माइंड जो हमारा काम करते हैं उसको हम 6th सेंस में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये जो फाइन सेंसेस हैं, जो इसमें सेंसेस की बात करी है, तो ये जो तीनों नीचे वाले पॉइंट्स हैं वो तीनों के तीनों इसमें आ जाएंगे। उसका आंसर क्या है? कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस, उसके पास सेंसेस होनी चाहिए बहुत अच्छी, तभी वो एक अच्छा कम्युनिकेटर हो सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है ना, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम कॉल पे बात करते हैं, है ना, फोन पे बात करते हैं। मे बी क्लासिफाइड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये कौन सी तरह की कम्युनिकेशन है? अगर हम फोन में बात करेंगे, अच्छा फोन पे बात करने का मतलब ये नहीं कि जब हम बात करते हैं, जैसे अभी फिलहाल में कोरोना वाले पे वो लेडी बोलती है कि कोरोना से बचने के लिए ये करिए, ये वाली चीज़ नहीं। फोन पे बात करने का मतलब है कि आप और सामने से कोई भी पर्सन, ये दोनों आप बातें कर रहे हो, कोई भी, है ना, चाहे वो आप किसी फैमिली के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, किसी के साथ एक फोन पे बात कर रहे हो, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? 2 साइडेड वर्बल, क्योंकि वो दोनों साइड से वर्बली मुंह से बोल के कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 साइडेड वर्बल। अब ये नॉन वर्बल मत करना, नॉन वर्बल में हमारे रिटर्न और ओरल आते हैं, लेकिन 2 साइडेड वर्बल में क्या है? बोल के, सिर्फ बोल के, ठीक है। तो ये मत कर देना भाई, ठीक है, ये तीनों गलत हैं और ये 2 साइडेड वर्बल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकॉर्डिंग ए टेलीविजन प्रोग्राम ऑन ए VCR इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी अभी कॉन्टिन्यूसली आ ही रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज बता दूं, जब हम किसी चीज को रिकॉर्ड करके और बाद में देखते हैं, अब जब टेलीविजन में कोई प्रोग्राम आता है, तो अभी से कोई चीज लाइव आ रही है, कोई न्यूज देख रहे हो आप और वो लाइव न्यूज आ रही है, तो उसे हम ना एक्रोनियम कहेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम किसी चीज को रिकॉर्ड कर लें, हम किसी जगह बैठे हैं, ठीक है, कोई परफॉर्मेंस हो रही है, हम वहाँ पे उस चीज़ को रिकॉर्ड किया और घर पे आके देख रहे हैं, उसे हम कहते हैं टाइम शिफ्ट करना। मतलब उस टाइम को किसी और जगह पे जाके शिफ्ट कर दिया और उस जगह पे हम जाके देख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम टेलीविजन प्रोग्राम को VCR में करते हैं तो उसे कहते हैं टाइम शिफ्ट। हमने उसको रिकॉर्ड किया और कहीं और जाके देख रहे हैं तो उसको कहते हैं टाइम शिफ्टिंग। चलिए 14th,
ए नॉइस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कहता है ए नॉइस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, क्या वो कोज करता है लिसनर टू मैसेज मोर केयरफुली, नहीं। इन्फ्लुएंसेस विद ए मैसेज, बिल्कुल इन्फ्लुएंस करता है मैसेज के बीच में, वो बैरियर बनता है। फोकस वेंडरिंग थॉट्स, नहीं, थॉट्स पे वो वेंडरिंग थॉट्स पे कोई नहीं आता। और एनहांस से मैसेज तो बिल्कुल भी एनहांस नहीं करता, है ना। वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, एक तरीके नॉइज को हम डिस्टर्बेंस कहते हैं, वो किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो जिसका आंसर है क्या है, बी, इन्फ्लुएंसेस विद ए मैसेज। चलिए नेक्स्ट, इन कम्युनिकेशन ए मेजर बैरियर टू रिसेप्शन ऑफ मैसेज इज, कम्युनिकेशन में मेजर बैरियर कौन सा है, ठीक है। तो क्या ऑडियंस नॉलेज, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर ऑडियंस, जैसे कि अभी आप सभी ऑडियंस हो या कोई भी ऑडियंस है और उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन एक टीचर, एक जो वहाँ पे बोल रहा है कम्युनिकेटर, वो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसका मतलब नॉलेज तो प्रोवाइड करा ही रहे ना, है ना। उनको कैसे भी वो नॉलेज तो दे ही रहे ना। तो ऑडियंस को नॉलेज नहीं भी होगी तो भी कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। एजुकेशन भी वही चीज़, एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑडियंस इनकम, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं अपने को, ठीक है। लेकिन जो एटीट्यूड होता है, ऑडियंस का एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। अगर ऑडियंस आपकी नेगेटिव है, मान लो आप स्टेज पे खड़े हो और कुछ बोल रहे हो, कोई स्पीच दे रहे हो, या आप क्लास में खड़े कोई स्पीच दे रहे हो या कुछ पढ़ा रहे हो, और उस टाइम पे ऑडियंस आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब आपके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे को साथ और एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, पढ़ाने नहीं दे रहे, तो वो क्या, उनका एक नेगेटिव एटीट्यूड है, और उस नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो जो ये सबसे बड़ा बैरियर बनता है इन चारों में से, हम सब इन चारों की बात करें तो इन चारों में से सबसे बड़ा बैरियर बनता है, वो बनता है एटीट्यूड ऑडियंस का, ऑडियंस एटीट्यूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्लासरूम आर बेस्ट मैनेज्ड बाय। अब ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, और इसमें बच्चे तो मिस्टेक क्या करेंगे, इसमें बच्चे मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ना वो सोचते हैं कि एक जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है क्लासरूम का, मतलब वो कौन सबसे ज़्यादा मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो वो सोचेंगे भी यार जो पढ़ा रहा है टीचर वही मैनेज करेगा, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स भी मैनेज कर सकते हैं, कि स्टूडेंट मेन ऑडियंस होती है, अगर वो स्टूडेंट शांत बैठेंगे तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये दो पॉइंट ना दोनों गलत हैं, उसका आपको रीज़न देता हूँ। तो सब्जेक्ट टीचर तो नहीं हो सकता, स्टूडेंट दमसेल्फ भी नहीं हो सकता, प्रिंसिपल का तो कोई लेना देना ही नहीं है। प्रिंसिपल ठीक है रूल बना के तो अपने ऑफिस में बैठे है ना, लेकिन जो क्लास टीचर है ना, वो क्लास टीचर ही एक ऐसा टीचर होगा जो उस क्लास को मैनेज कर सकेगा। क्योंकि जैसे मान लो कि एक सब्जेक्ट टीचर आया, ठीक है, उसने पढ़ा दिया, उसी क्लास में कोई भी नॉइस हो रहा है तो उसके खिलाफ वो एक्शन ले सकता है, लेकिन एक लिमिटेड तक। उसको उस टीचर को ही बताना पड़ेगा, जो उनका इंचार्ज होगा उसको बताना पड़ेगा, फिर वो एचओडी बताएगा, फिर वो आगे प्रिंसिपल को, अगर वो बातें नहीं सॉल्व होती हैं तो, ठीक है। तो एक जो क्लास टीचर होता है वही उस चीज़ को मैनेज कर सकता है, और वो इंस्ट्रक्शन दे के रखता है कि इस क्लास में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो वो बता के रखता है। जो इंचार्ज होता है वही एक मेन जो टीचर होता है, जो पर्सन रहेगा, वो मैनेज कर पाएगा एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्लासरूम के, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या है, द क्लास टीचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ असिंक्रोनियम मीडियम इज। अब इसका मैं आपको एक थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है असिंक्रोनियम और एक होता है सिंक्रोनियम। अब सिंक्रोनियम जो होता है वो होता है एक टाइम पे वो चीज़ हो रही हो, एक सेम टाइम पे सेम चीज़ हो रही हो। असिंक्रोनियम होता है उस टाइम पे वो चीज़ ना हो रही हो। जैसे लाइव चल रहा है टीवी पे, कोई लाइव प्रोग्राम आ रहा है, मान लीजिए टीवी पे कोई लाइव प्रोग्राम आ रहा है, मतलब वो सेम टाइम पे वो भी आ रहा है और सेम टाइम पे आप भी देख रहे हो, तो वो क्या हुआ, सिंक्रोनियम, मतलब सेम टाइम पे। असिंक्रोनियम क्या हुआ, वो लाइव आ रहा है या उसको रिकॉर्ड किया हुआ है, ये बाई चांस मान लो, चलो हम दोनों केस में लेके चलते हैं, वो लाइव आ रहा है, एक केस में लाइव आ रहा है और आप उसको देख रहे हो तो वो हुआ सिंक्रोनियम। एक केस में लाइव आ रहा है लेकिन आप उसको देख नहीं रहे और आप उसको बाद में देख रहे हो जब वो रिपीट हो रहा है, लाइव नहीं आ रहा, अब वो रिपीट हो रहा है, या आप उसको यूट्यूब पे या कहीं और सर्च करके उसको देख रहे हो, वो होता है असिंक्रोनियम। तो वो पूछता है कि असिंक्रोनियम मीडियम क्या है। रेडियो लगभग लाइव रहते हैं, ठीक है, वो चैनल्स होते हैं 90.8 FM, रेडियो मिर्ची वगैरह वगैरह, ठीक है। टेलीविज़न भी जैसे मैंने बताया अभी न्यूज़ वगैरह आती है,
हो सकता है अब टेलीविज़न की इसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी तो हम इसको टेलीविज़न को मार्क नहीं कर सकते। फिल्म होती है कि उसमें कट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो असिंक्रोनियम में हम उसको मान सकते हैं, लेकिन जो वो बहुत पुरानी चीज़ ही होती है। जो लेकिन जो न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे असिंक्रोनियम को का हम मतलब न्यूज़पेपर को हम असिंक्रोनियम का एग्जाम्पल ले सकेंगे। क्यों? क्योंकि जस्ट वो चीज़ हो ही हुई एग्जैक्ट न्यूज़पेपर में नेक्स्ट डे आ जाती है या शाम को न्यूज़पेपर में आ जाती है। तो न्यूज़पेपर जो है वो असिंक्रोनियम का मीडियम है। फिल्म मीडियम नहीं है, फिल्म आपको मीडियम नहीं है, फिल्म के थ्रू आपको पता लगती है चीज़ें, लेकिन न्यूज़पेपर की चीज़ें आप न्यूज़पेपर के थ्रू आपको एग्जैक्ट चीज़ें पता लगती हैं, ठीक है। फिल्म एक मीडियम नहीं है असिंक्रोनियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराफ्रेजिंग इज ए स्किल दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू इफेक्टिव। अब पैराफ्रेजिंग के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। पैराफ्रेजिंग होता क्या है? पहली बात तो लाइक आप टीचर हो और स्टूडेंट सामने बैठे हैं, ठीक है। स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है और वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन उसने पुट किया कि ऐसा सा क्वेश्चन है, लेकिन ना उसको बोलना नहीं आ रहा। कई बार होता है ना हमारे साथ कि हमारे मन में चीज़ होती है और हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि क्या ये क्वेश्चन कैसा होगा, मतलब हम उसको पूछ ही नहीं पाते हैं, है ना, टीचर से। तो टीचर क्या करेगा, उसकी बात सुनेगा। गुड लिसनर होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने इसलिए पहले ही आपको बताया कि एक टीचर गुड लिसनर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, वो गुड लिसनर है तो उस स्टूडेंट की वो बात सुनेगा। अब उस सुन के ना उस स्टूडेंट से पूछेगा अपने वर्डिंग्स में, उसका क्वेश्चन अपने वर्डिंग्स में उसको एक्सप्लेन करेगा। क्या आप ये क्वेश्चन पूछना चाहते हो? मतलब जो वो एक्सप्लेन, जो स्टूडेंट ने बोला उसे, उसकी बात सुनी और अब टीचर कह रहे हैं अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप मुझसे क्या यही क्वेश्चन पूछना चाहते हो। मतलब वो पूछेगा कि क्या ये क्वेश्चन पूछना चाहते हो, है ना। तो वो उसकी बात को अपनी लैंग्वेज में बता देगा कि भाई आप शायद ये क्वेश्चन पूछना चाहते हो। फिर स्टूडेंट कहेगा हाँ ऐसा ही या ये ही। तो उसके बाद टीचर क्या है उसको एक्सप्लेन करेगा। तो इसे हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग। चलिए अब क्या कहता क्या है ये पैराफ्रेजिंग? पैराफ्रेजिंग इज ए स्किल दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू इफेक्टिव। मैंने पहले बताया था आपको क्वेश्चन और अभी भी डिस्कस किया कि वो जो है एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, ठीक है। तो लिसनिंग उसकी एक स्किल होनी चाहिए उसके पास, तभी वो पैराफ्रेजिंग कर सकता है। देखिए अब मैं आपको ना एक चीज बताऊंगा, लिसनिंग और हियरिंग में फर्क होता है। हियरिंग सुन के छोड़ दिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। लिसनिंग उस चीज को सुना और समझा, सुनेगा और समझेगा तभी तो वो उस चीज को एक्सप्लेन कर पाएगा ना स्टूडेंट को, है ना। स्पीकिंग तो बात की बात है, नॉन ऑफ दीज अब तो आएगा ही नहीं। चलिए छोड़ो। तो लिसनर होना चाहिए वो एक अच्छा, उसको सुनना चाहिए, उसके बाद ही वो पैराफ्रेजिंग कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन कम्युनिकेशन चैटिंग इन इंटरनेट इज। कम्युनिकेशन में चैटिंग अगर हम करते हैं, मतलब इंटरनेट के थ्रू अगर हम चैटिंग करते हैं तो वो क्या होगा? तो क्या है वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर देखिए हम वर्बल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं कि उनसे बातचीत करते हैं ना भाई, लिख के या मतलब उनसे चैट चूट करके, ठीक है। तो वो पैरेलल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। क्योंकि ग्रेप वाइन क्या होता है भाई, इसने इसको बात बताई, इसको बात बताई, इसने फिर इसको बात बताई और इसको बात बताई, फिर इसने इसको बात बताई, इसको बात बताई। तो ये प्रोसेस ग्रेप वाइन होगा, तो ग्रेप वाइन नहीं होगा। इसका जो आंसर है वो है क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम चैटिंग करते हैं इंटरनेट के थ्रू तो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीडबैक इन न्यूज़पेपर। अब देखिए आर्टिकल जो होता है, जो अभी मैं क्वेश्चन बता देता हूँ एक बार, जो फीडबैक है न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन के, तो वो किसे कहेंगे? आर्टिकल नहीं, आर्टिकल्स छपते हैं, कोई ना कोई जो होता है वो पर्सन वो आर्टिकल लिखता है और उसके बाद आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपते हैं। एडिटोरियल्स बिल्कुल भी नहीं, न्यूज़ नहीं। न्यूज़ से क्या होता है, न्यूज़ तो हमने सुन ली ना, फीडबैक तो नहीं दे सके। हाँ फीडबैक हम बहुत लेट दे सकेंगे भाई, हमने अगर कोई फेसबुक पे या यूट्यूब पे या कहीं से न्यूज़ सुनी तो हम उसमें कमेंट में फीडबैक दे सकेंगे। मगर अगर वो न्यूज़पेपर, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन की, तो जब लेटर भेजते हैं हम किसी एडिटर को कि एडिटर साहब आपने ये चीज़ बहुत अच्छी करी, आपको ये सुधारने की जरूरत है, जब हम लेटर लिखते हैं एडिटर को तो उससे हम क्या कहते हैं, फीडबैक करना कम्युनिकेशन का। चलिए ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।